एल्विश यादव डिजिटल मीडिया का वो चर्चित चेहरा जो घर घर में पहचाना जाता है, और इस चेहरे को पहचान तब और ज्यादा मिली जब इस शख्स ने बिग बॉस जीत लिया था। हमने देखा था बिग बॉस जीतने के बाद कैसे एल्विश यादव घर घर में लोकप्रिय होते चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक जो दिखने वाली चीज़ है, चमकने वाली चीज़ है, वो सोना नहीं होती। तो ऐसे ही एल्विश यादव का एक स्याह चेहरा भी है। उस चेहरे की बात मैं नहीं कर रहा हूं जिसको आप सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर देखते हैं, जिसमें एल्विश यादव यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं और उन वीडियोस को चाहने वाले लाखों की संख्या में होते हैं। मैं उस एल्विश यादव की बात कर रहा हूं जिसका एक और चेहरा पर्दे के पीछे है, स्याह चेहरा है। और एल्विश के उस स्याह चेहरे को पहचानने वाले वो शख्स हमारे साथ हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि एल्विश का वो स्याह चेहरा जो है वो कब सामने आया। 2 नवंबर 2023 जब नोएडा में एक रेड होती है और उस रेड में ये पता चलता है कि रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग उस रेड के दौरान गिरफ्तार किए गए उनसे जब पूछताछ होती है तो उनके मुंह से एक ही नाम निकलता है, एल्विश यादव। इस नाम को सुनने के बाद हड़कंप मच जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बात वहां तक पहुंची कैसे, ये पता कैसे चला कि उस रेव पार्टी के पीछे एल्विश यादव है। तो यही स्याह चेहरा है एल्विश यादव का, जिसको मैं उस शख्स के जरिए आपके सामने लाना चाहता हूं जो उस दिन यानी कि 2 नवंबर 2023 को उस रेड टीम का हिस्सा थे जिन्होंने रेड मारी और उस रेड में सांप पकड़े गए। और बाद में पता चला कि कोबरा सांप थे, करैत सांप थे, जिनका जहर निकालकर इस तरह की रेव पार्टियों में सप्लाई किया जा रहा था। सुरक्षा कारणों की वजह से न मैं इनका चेहरा आपको दिखा सकता हूं, न मैं इनका नाम आपको बता सकता हूं, लेकिन ये एल्विश की एक एक काली करतूत आपको बताएंगे। इनकी आवाज़ को आप सुनते रहिएगा और एल्विश की जो काली परतें हैं वो परत दर परत उघड़ती चली जाएंगी। आपका स्वागत है सर। एल्विश को हम ऐसे जानते थे कि भाई यूट्यूबर है, लाखों की संख्या में फ़ैन फॉलोइंग है, एक वीडियो डालता है जो चंद सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में मिलियंस व्यूज़ हो जाते हैं। तब ये सोचा नहीं था कि उस शख्स का एक ऐसा स्याह चेहरा भी होगा जो आज पूरी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपको कैसे इस बात का इल्म हुआ कि भाई ये एल्विश यादव जो है ये वो एल्विश नहीं है जो दिखाता है, एक एल्विश और भी है पर्दे के पीछे, और वो एल्विश जिसका चेहरा बहुत स्याह है, काला है। ये एक वीडियो हमारे सामने आया, हमारे समक्ष, जब 4.5 महीने पहले रेड से ये वीडियो शूट किया गया, जो कि गुड़गांव के एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल में था। हालांकि जिस समय ये वीडियो हमारे पास पहुंचा हमें ये भी नहीं पता था कि ये गुड़गांव की कौन सी लोकेशन पर शूट किया गया है। जब ये वीडियो हमारे पास आया तो हम देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहाँ पर जो दुर्लभ प्रजाति के सांप थे उनका खेल किया जा रहा था, वन्य जीवों का। और वहाँ पर 1, 2 या 4 नहीं, वहाँ पर 20 दुर्लभ प्रजाति के स्नेक्स थे। अब वो स्नेक्स कहाँ से आए, कौन उनको लाया और उन स्नेक्स का वहाँ पर क्या यूज होना था, ये पता करना हमारे लिए एक चुनौती थी। हम चाहते तो, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का क्लियर कट अपराध है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 39 और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट का वहां पर क्लियर कट उल्लंघन था। हम चाहते तो पुलिस को कंप्लेंट दे सकते थे केस रजिस्टर्ड करने के लिए। लेकिन हमारे लिए मेन उस शख्स को पकड़ना था जो इन लोगों को स्नेक्स प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि किंगपिन, बेसिकली जो सप्लायर था। किंगपिन कौन होता वो तो देखिए जांच की बात थी कि वो पकड़ा जाता नहीं पकड़ा जाता कौन था, लेकिन बेसिकली वहां पर जिसने इनको सांप प्रोवाइड करे, बेसिकली हमें उस नेटवर्क को खंगालना था कि किसने इनको ये स्नेक्स प्रोवाइड कराए, जिस पर हम लोगों ने लगातार काम किया। हमने जो भी वो लोग वहां पर कुछ यूट्यूबर्स थे, उन्हीं यूट्यूबर्स में से एक ने हमें टिप ऑफ दी कि एल्विश यादव जो यूट्यूबर है उससे बात करके, और उसने हमें कहा कि इस व्यक्ति से मेरी बात हुई है। इस व्यक्ति ने राहुल यादव, मतलब आपकी पहले एल्विश से बात हुई, बेसिकली हमारी उस कड़ी से बात हुई जिसने हमें नंबर लेकर दिया और उसने हमारे सामने ही बात करी। वो भी हमने नोएडा पुलिस को सारी चीजें बताई। ठीक। और जिसने बात करी उस पर ऐसा सोचना कि भाई उसने झूठ बोला, ये कहीं सस्टेन नहीं करता था। वो बात बिल्कुल सच थी। वो हमने हर तरीके से, हर एंगल से आइडेंटिफाई किया, क्योंकि वहां पर स्नेक्स थे, वहां पर वन्यजीव थे, और ये यूट्यूबर्स उन सांपों से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे थे। उनसे जैसे अपने जीप पर डंक लगवाते हैं वो सब कर रहे थे। देखिए ये समझना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग वाइल्ड लाइफ या एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग भी
डायरेक्ट स्नेक्स को इस तरह से स्नेक्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते या उनको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि देखिए सांप के लिए कोई मालिक नहीं है, बेसिकली उसके वो किसी को भी डस सकता है। तो जिस तरह से वहां पर खेल हो रहा था वो लग रहा था कि ये लोग स्नेक से भली भांति पहले से ही परिचित बेसिकली ये उनके संग फ्रेंडली हैं, मतलब इनके लिए कोई अलग सी अजीब बात नहीं है। फिर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू करा और हमें नंबर मिलता है राहुल यादव का, जो कि इस पूरी कड़ी का मुख्य आरोपी था। और दूसरा हार्दिक आनंद। ये राहुल यादव वही है जिसने पुलिस के सामने स्टेटमेंट में अलविश यादव का नाम लिया? राहुल यादव से हमारी बात हुई। राहुल यादव वही व्यक्ति है जो मुख्य आरोपी था नोएडा स्नेक वेनम केस के अंदर, जिसको पकड़ा गया था, जो उन सपेरों को लेकर आया था। बेसिकली ये लड़का स्नेक्स वेनम प्रोवाइड करवाता है, स्नेक्स प्रोवाइड कराता है, और उसका ये भी कहना था जब हमने उससे डिकॉय कस्टमर बन के बात करी कि मैं रशियन लड़कियां या कोई भी चीज जो भी यूट्यूबर्स की पार्टी में होती है मैं ही प्रोवाइड करवाता हूं, और अगर आपको भी जरूरत होगी तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि हम डिकॉय कस्टमर थे, हमने ये कहा कि भाई हमें जिसने लिंक से नंबर दिया वो व्यक्ति उसको जानता था, तो उसके लिए कोई संदेह वाली बात नहीं थी कि कोई उसको पकड़ भी सकता है। और जितने भी ये यूट्यूबर हैं ये भी आश्वस्त थे, क्योंकि 4.5 महीने पहले वीडियो आया था, इन लोगों को कानून का डर नहीं था, तो इनको पता भी नहीं था कि हमें कोई पकड़ भी सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस या समझ लीजिए कानून का डर ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि कानून कुछ हमारा कर भी सकता है। दिखता भी नहीं है वो, ठीक है, और वो आप देख भी रहे हैं आज तक भी वो सब चीजें सामने उस पर भी आऊंगा मैं आगे। उसके बाद हम लोगों ने ये पूरा का पूरा ट्रैप लगाया। इस पूरे ट्रैप के थ्रू हम लोगों ने राहुल यादव से लगातार फोन पे बात करी, उसकी आवाज कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड करी, बाद में उसने कई बार व्हाट्सएप पे भी बात करी जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और उसने हमें ये भी बताया कि जो लोग बाकी लोग हैं आप तो वैसे बात कर भी रहे हैं, बाकी तो हम इंटरनेशनल कॉलिंग के थ्रू बात करते हैं। उसने हमें समझाया कि आपको अगर आगे बात करनी हो तो आप इन ऐप से हमसे बात कर सकते हैं और वो कहीं पकड़ा भी नहीं जाएगा, हम तो इसी चीज का यूज करते हैं, ई सिम और पता नहीं क्या क्या उसने कई सारी चीजें बताई। पर बेसिकली हमारे लिए वो मुद्दा नहीं था, हमारे लिए मुद्दा ये था कि मुख्य आरोपी तक हम पहुंच चुके हैं और अब इसको हम किसी तरह से स्नेक्स के साथ पकड़वाएं, और अगर ये वेनम प्रोवाइड करता है तो ये हमें भी वेनम प्रोवाइड करे, ताकि हमारे लिए ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो सकें कि हाँ ये व्यक्ति। और ये राहुल यादव जो है अलविश यादव से कनेक्टेड है, अलविश यादव से कनेक्टेड है। आप समझ सकते हैं ऑडियो के अंदर वो ऑडियो कोई ऐसी नहीं है कि उससे किसी ने उसको बिठाकर बंधक बनाकर उससे बुलवाया गया हो या पुलिस कस्टडी में था या पीएफए ने उसको पकड़ा हुआ था। वो बेसिकली नॉर्मल कस्टमर की तरह बात कर रहा था। वो बेसिकली जब हमसे बात कर रहा था तो उसको लग रहा था कि हम उनके सहयोगी हैं, वही समझ के वो हमसे बात कर रहा था और वो सारी चीजें बता रहा था, खुल के बता रहा था, उसके अंदर उसको कोई डर भी नहीं था। उसने हमें ये भी बताया कि दिल्ली में मत करिए, क्योंकि दिल्ली में लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, पकड़ धकड़ ज्यादा है, बॉर्डर पर चेकिंग रहती है, इसलिए हम आपको नोएडा गुड़गांव वो देने के लिए हमें तैयार था। लेकिन हमने गुड़गांव में करने से ज्यादा बेहतर समझा नोएडा, और शायद वो हमारे लिए ठीक भी था, क्योंकि गुड़गांव का जब ये वीडियो हमारे सामने आया, जब यहां रेड हुई, हमने उसी टाइम गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर से मिलकर उन्हें सारी वीडियो दिखाई और सारी चीजें बताई कि ये क्लियर कट ऑफेंस है, बाकायदा यहाँ कैसीनो मशीन है, बाकायदा यहाँ पर सट्टा चल रहा है, बाकायदा यहाँ पर वन्य जीव लाए गए हैं। लेकिन पुलिस न जाने कौन से ऐसे प्रेशर में थी कि पुलिस हमसे तो कहती रही कि हम कर देंगे, लेकिन पुलिस ने कोई केस रजिस्टर्ड नहीं करा। हम ये नहीं कहते कि आप केस रजिस्टर्ड करें, कोई भी मुख्य आरोपी या कोई भी व्यक्ति उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, हम ये कहते हैं कि आप एटलीस्ट जांच तो करिए, और जो जांच है आप जानते हैं वो बिना केस रजिस्टर्ड करे नहीं होती है। प्रॉपर जांच, अगर आप बिना केस रजिस्टर्ड करे किसी को पकड़ेंगे भी तो वो कहेगा कि मेरे खिलाफ कौन सा केस है। यहां पर मामला यही आया, जब राहुल यादव को मौके पर पकड़ा गया, उसके साथ उन तस्करों को, सपेरों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ हुई। उस समय नोएडा पुलिस के सेक्टर 49 के एसएचओ भी वहां पर थे, वहां पर एसीपी भी थे, वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम थी, रेंज ऑफिसर थे, पीपल फॉर एनिमल्स के लोग थे, कुछ पत्रकार भी थे, सभी लोग थे, सभी के समक्ष ये सारी बात हुई। और जो सारी चीजें राहुल यादव बता रहा था, कोई आधार नहीं था उसके ऊपर यकीन ना करने का।
वो क्लियर कट सारी चीजें थी। यानी कि ये पहली कड़ी है जो राहुल यादव और एलविश यादव, जो कि एलविश यादव को इस केस से डायरेक्टली कनेक्ट करती है, ये पहली कड़ी हुई। बिल्कुल। जब उससे पूछताछ हुई उसने हमें बहुत सी ऐसी गंभीर बातें बताई जो हमारा भी आग्रह था पुलिस को कि भाई इन चीजों को तुरंत आइडेंटिफाई किया जाए, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि पहले केस रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद सारी चीजें सामने आ ही जाएंगी। अगर उसी समय रेड होती, उसी समय जहां जहां राहुल यादव ने बताया था वहां वहां जाकर चेकिंग होती, वहां के सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते, ये मामला उसी दिन सारी चीजें क्लियर कट हो जाती। पर नोएडा पुलिस कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम रही। यही कारण था शायद कि नोएडा पुलिस के एसओ को हटाया गया, क्योंकि उन्होंने ना तो हमारे कहने पर कोई जांच करी और बाद में उनको दोषी इस चीज का भी बनाया गया कि जब आप या तो जांच करते, आपने जांच भी नहीं करी, आपने एफआईआर में नाम भी डाला, जबकि वहां सारी चीजें क्लियर कट थी। बाकायदा हमने तो ये भी कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग करवाइए इनकी, जो कि पुलिस ने शायद नहीं करवाई। फाइनली केस रजिस्टर्ड होता है और उसके बाद आप देख ही रहे हैं ये मामला मीडिया में उठता है। तीसरे दिन आरोपी यूट्यूबर को गिरफ्तार भी किया जाता है, डिटेन भी किया जाता है राजस्थान पुलिस द्वारा, लेकिन नोएडा पुलिस एलविश यादव। लेकिन हालांकि मैं आपको बताता हूं जब ये सारा मामला आया उससे पहले हम जानते भी नहीं थे कि कौन एलविश यादव। ये जरूर यंगस्टर जानते होंगे पर हम लोग नहीं जानते थे। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं कि मैं नहीं जानता था कौन। हमारे लिए तो बेसिकली ये था कि इस पूरे मतलब आप कह रहे हैं कि राजस्थान में जब एलविश यादव को डिटेन किया राजस्थान पुलिस ने, तो किसी तरह का टिप ऑफ था इस केस में? देखिए, राजस्थान जो पुलिस का ये कहना था उस समय राजस्थान पुलिस ने भी ये कहा कि भाई हमें गुप्त सूचना मिली थी कि वो यहाँ से निकलने वाला है। और उस समय देखिए राजस्थान पुलिस ने अगर करा तो उनका ये बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम था, बहुत तत्परता से उन्होंने करा। उनके यहाँ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझा और डिटेन किया। उसी समय नोएडा पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया गया, तभी नोएडा पुलिस के अधिकारियों को, क्योंकि राहुल यादव उस समय उनकी कस्टडी में था, उसको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी चाहिए थी, सारी चीजें खुल के आ जाती। लेकिन आपने कब बुलाया? आपने बुलाया 9 या 10 तारीख को, जब इसके अंदर एक, अच्छा, जब आप कह रहे राजस्थान पुलिस वहां से अरेस्ट करके हिरासत में लेकर जब एलविश को ला रही थी, उसके बाद नोएडा पुलिस को हैंडओवर किया क्या? नहीं, राजस्थान पुलिस ने डिटेन किया, लाए नहीं वो हिरासत में। उन्होंने नोएडा पुलिस से संपर्क किया। जो राजस्थान पुलिस का कहना है नोएडा पुलिस नहीं होता, उन्होंने संपर्क किया और मीडिया में भी ये बात चली। उन्होंने संपर्क किया कि आपके यहाँ का आरोपी है, हमने इसको डिटेन कर लिया है, टिप ऑफ, सीक्रेट टिप ऑफ के आधार पे आप इसको ले जा सकते हैं, या आप कहें तो हम इसको छुड़वा सकते हैं। लेकिन नोएडा पुलिस ने कहा कि हमारे यहाँ का ये कोई फरार आरोपी नहीं है, केस में नाम है, हम इससे अभी कोई पूछताछ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा, तो क्या यही वजह आप इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई जब एक कड़ी तो आप राहुल यादव को बताया कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसमें 2-3 नाम और हैं आगे, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन अभी 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं लगभग, लेकिन इस मामले में अभी तक एलविश को लेके कुछ नया नहीं हो रहा है, कोई चार्जशीट अभी तक इसमें फाइल नहीं। देखिए, हम ये कहते हैं, सवाल तो गिरफ्तारी को लेकर भी उठ रहा है कि इतनी सारी चीजें, डायरेक्ट कनेक्शंस अगर मिल रहे हैं तो क्यों अरेस्टिंग नहीं हो रही? आपको क्या बता रहा हूँ, ये पीपल फॉर एनिमल्स का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का या कुछ एनिमल एक्टिविस्टों का, ये उनका कोई पर्सनल काम नहीं है, किसी और एनजीओ का। यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व थी, नॉट ओनली पीएफए, यहाँ पर पुलिस भी थी, 1-2 एनजीओ और भी थी, पत्रकार भी थे, पुलिस भी थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी थे, सभी चीजें थी। और सबने मिलकर ही ये समझा कि हाँ, जो राहुल यादव कह रहा है उस बात को निराधार मानने का कोई आधार नहीं बनता। वो बात बिल्कुल कंफर्म है कि इसका लिंक एलविश यादव और फाजिल पुरिया, जो कि सिंगर है, उनसे है। क्योंकि उसके बाद उसको डिटेन नहीं किया गया। 8 या 9 दिन बाद राहुल यादव को जब रिमांड पर लिया गया, 8-9 दिन बाद, जबकि सेम डे रिमांड पर लेना था, लेकिन नोएडा पुलिस का ये कहना था कि हमारे यहाँ ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है यूपी के अंदर कि हम सेम डे किसी को कस्टडी में ले सकें। दिल्ली या अदर स्टेट की तरह हमारे यहाँ प्रोसीजर नहीं है, हम एक बार किसी को कस्टडी में भेजने के बाद ही रिमांड ले सकते हैं, और जिसकी रिमांड हमें अभी नहीं मिल रही है। अब आप देखिए, 1 हफ्ते बाद रिमांड पर लिया गया। पुलिस भी इस बात को मान रही है कि जेल में लगातार वकीलों के संपर्क में राहुल यादव था। जब वो रिमांड पर आया, वो सारी चीज़ों से मुकर गया। उसी समय आपको एलविश यादव को या जो यूट्यूबर्स जिनका नाम लिया उसने, उनको बुलाना चाहिए था, आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी चाहिए थी। इसमें नोएडा पुलिस पूरी तरह से विफल रही, उन्होंने नहीं बुलाया।
ठीक है, मान लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि एल्विश यादव को आप हमारी एफआईआर के बेस पर या किसी भी यूट्यूबर को आप हमारी एफआईआर के बेस पर अरेस्ट कर लीजिए, जेल भेज दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो हो, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का जो करने का तरीका था, हम उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं जो नोएडा पुलिस ने किया। उसके बाद जब एल्विश यादव नोएडा पुलिस के संपर्क में आते हैं, जब उनको नोटिस करके बुलाया जाता है, कितनी देर वो पूछताछ हुई, क्या हुआ, वो हमें नहीं पता। फाइनली इसके अंदर नोएडा पुलिस ने जब दोबारा बुलाया, जब राहुल यादव की रिमांड मिली, उसके बाद राहुल यादव की 2 दिन की रिमांड नोएडा पुलिस को मिली उन सपेरों के साथ। उस समय एल्विश यादव को जब बुलाया गया तो उसने आने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? आप सही थे तो आपको आना चाहिए था। अगर आप पूरी तरह से दोष मुक्त होना चाहते थे, या मन में डर ना हो किसी चीज या आपके मन में डर नहीं था, आपके मन में किसी तरह की ये नहीं थी कि आपने कोई गलत काम किया, तो आपको तो आगे बढ़ के आना चाहिए था। क्योंकि मैंने ये देखा, ठीक है, आप ये बात जो कह रहे हैं, अगर आप वीडियो देखें एल्विश के, तो वो बार बार यही कहते हैं एल्विश की, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को कोई डर नहीं है। ये अगर नहीं था तो वही जो आप कह रहे हैं बात एग्जैक्टली वो सही बैठती है कि अगर आपके मन में कोई डर नहीं था, आपने कोई गलत नहीं किया था, आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं था, मैं वहाँ था, तो आके पुलिस को बता देते। नहीं, उस समय वो गुड़गांव में थे, उस समय वो लगातार शूट कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो मीडिया की तरफ से बातें आ रही थी, जो और हमारे सोर्सेज से बातें आ रही थी, जो वीडियो आ रहे थे, वो क्लियर था कि वो वीडियो भी अपलोड कर रहे थे। ठीक है, अब मैं दूसरी कड़ी की तरफ बढ़ता हूँ। एक कड़ी हमने एस्टेब्लिश कर ली, एक कड़ी राहुल यादव, एल्विश यादव। राहुल यादव कौन है? राहुल यादव वो शख्स है जो कि 2 नवंबर की रेड में, जिसमें आप मौजूद थे पुलिस टीम के साथ, वन विभाग की टीम के साथ, पीएफए की टीम के साथ, उसमें राहुल यादव पकड़ा गया। राहुल यादव ने एल्विश यादव का नाम लिया कि एल्विश यादव इस मामले में है, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की एल्विश यादव के ऊपर, और एल्विश पूछताछ के लिए नहीं आता है उसके बाद। ठीक है, अगली कड़ी, इसमें एक और नाम है, हार्दिक आनंद नाम का एक शख्स है। हार्दिक आनंद की जो पर्सनालिटी है, या हार्दिक आनंद जिस तरह का शख्स है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। उसका भी कोई बताया जाता है कि वो भी इसी तरह से सांपों की तस्करी में इन्वॉल्व रहता है, और वो भी, उसका काम ये है कि वो किसी ना किसी के थ्रू वाया इसी तरह के जो सांप हैं वो अवेलेबल कराता है। देखिए, हार्दिक कहाँ से इस केस में आया, और हार्दिक का एल्विश से क्या कनेक्शन है, और क्या ऐसा कोई प्रूफ है जो इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है? जी बिल्कुल, अब इसी चीज पर आते हैं। अब दूसरा नाम आया हार्दिक आनंद का। हार्दिक आनंद बेसिकली, जिस तरह राहुल यादव पार्टी ऑर्गेनाइज करता था, स्नेक्स प्रोवाइड करता था, बिल्कुल यही काम हार्दिक आनंद का था। हार्दिक आनंद एक बड़े स्तर का वन्यजीव तस्कर है, जिसका काम वन्य जीवों की तस्करी का है। इसकी बहुत से फोटोग्राफ हमारे पास आए, बहुत से वीडियोस हमारे पास आए। हालांकि वो सब चीजें सोशल मीडिया से बाद में हटा दी गई। रेड होते ही जितने भी वन्यजीव तस्कर थे वो सब हट गए, जो सोशल मीडिया के थ्रू इन सब रैकेट्स को संचालित करते थे, वो सब हट गए। हार्दिक आनंद ने जहां पर सांप रखे, इन्हीं के गिरोह के इन्हीं के बीच का कोई यूट्यूबर था जिसने हमें टिप ऑफ दी कि भाई सांप जो है वो लुधियाना में रखे हुए हैं। उसके बाद लुधियाना पुलिस, जो लुधियाना में रखे थे, फिर उस व्यक्ति का नंबर हमें प्रोवाइड किया गया, उससे भी संपर्क किया। उसने कहा कि वो मोहाली में आकर सांपों की डिलीवरी दे देगा। फाइनली जब वो मोहाली में आता है, उसको हमने एडवांस भी पैसे दिए। वो जब मोहाली में आता है तो पुलिस द्वारा उसको रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया जाता है, मोहाली पुलिस द्वारा। पूछताछ में उसने सारी चीज़ें बताई कि जितने भी सांप थे उसको हार्दिक आनंद ने दिए थे। हार्दिक आनंद की फोटो उसने आइडेंटिफाई करी। क्या नाम था उस शख्स का? उस शख्स का नाम था सिकंदर। वो पुलिस को उसे अरेस्ट कर लिया था, जिसको रेड हैंडेड पुलिस ने सांपों, दुर्लभ प्रजाति के सांपों के संग गिरफ्तार किया। उसने बताया कि ये 7 सांप गुड़गांव की पार्टी में भी थे, जो 7 सांप उसके पास हैं। उसको गिरफ्तार किया जाता है। हार्दिक आनंद का डिस्क्लोजर आता है। हार्दिक आनंद की फोटो आइडेंटिफाई होती है। सिकंदर के फोन में हार्दिक आनंद का नंबर मिलता है। फाइनली हार्दिक आनंद के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो जाता है मोहाली के खरड़ सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर। ठीक। अब जब केस रजिस्टर्ड होता है, सिकंदर जेल चला जाता है। हार्दिक आनंद की गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस करती है। वो तो भागा हुआ, अभी भी फरार है मेरे ख्याल से। लेकिन हार्दिक आनंद पुलिस के हाथ नहीं आता। हार्दिक आनंद ने एक एंटीसिपेटरी बेल लगवाई, जो कि डिसमिस हो गई जनवरी के अंदर। उसके बाद से आज तक हार्दिक आनंद का कुछ अता पता नहीं है। अब आप हार्दिक आनंद की जब बात करेंगे तो गुड़गांव का जो शूट था, जो वीडियो गुड़गांव के अंदर शूट किया गया था, उसके अंदर हार्दिक आनंद था।
उसकी क्लियर कट फोटो, वीडियो, सारी चीज़ें आप फाजलपुरिया और इस यूट्यूबर एलविश यादव और इनके कुछ अन्य यूट्यूबर थे उनके साथ है। अच्छा, मतलब ये शख्स जो भागा हुआ है जी, जो जमानत मांग रहा है कोर्ट से, जी, जिसकी जमानत डिसमिस हो चुकी है, जिसकी जमानत, जिस पर यह आरोप है कि वो सांपों की तस्करी में लिप्त है, और वो शख्स सिकंदर जिसका नाम आप ले रहे हैं, उसने इस चीज को पुलिस को कंफर्म किया है अपने स्टेटमेंट में कि ये सांप हार्दिक के थ्रू उसको मिले थे। वो शख्स एलविश यादव के साथ है, ये आप कह रहे हैं। ये आपने तस्वीर देखिए, देख सकते हैं जो वीडियो गुड़गांव की चली हैं सारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। हार्दिक आनंद की वीडियो उसके अंदर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हार्दिक आनंद की बहुत सी ऐसी हिडन चीज़ें भी हमारे पास आ चुकी हैं जो अभी तक मीडिया में या कहीं नहीं है। उस स्मगलर को ये लगता होगा कि वो सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये सब मामले का खुलासा होने से पहले ही हमने सारे सबूत जुटा लिए थे। तो हार्दिक आनंद के बचने मतलब वो सारी चीजें हार्दिक को एक तरीके से ये साबित करने में कि हाँ वो हार्डकोर इस काम में हार्डकोर क्रिमिनल है, हार्डकोर वन्यजीव तस्कर है, वो आपको लगता है कि कंप्लीट है आपके पास प्रूफ? जी बिल्कुल। हालांकि बेल डिसमिस हो गई है। अगर वो हाई कोर्ट जाता है इस मामले में, हालांकि वो फरार है अभी, अगर वो हाई कोर्ट जाएगा तो हम हाई कोर्ट में वो सारी चीजें, वो सारे सबूत हम रखेंगे। पुलिस को भी हमने कहा है अगर उन्हें आगे कुछ और एविडेंस चाहिए तो वो ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक केस रजिस्टर्ड हो चुका है ऑलरेडी, तो पुलिस के पास पर्याप्त आधार है उसको गिरफ्तार करने का। और देखिए, जब किसी चीज की रिकवरी हो जाती है, मौके पर रिकवरी है, मौके पर केस प्रॉपर्टी है, अरेस्टेड व्यक्ति जो जिसके पास ये सब बरामदगी हुई है, वो व्यक्ति डिस्क्लोजर में किसी का नाम लेता है और डिस्क्लोजर में लिए गए व्यक्ति का नाम और केस प्रॉपर्टी उस व्यक्ति से संबंधित है, तो कोई आधार नहीं रह जाता कि आप उसको एफआईआर में नाम ना डालें। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये आधार गिरफ्तारी के लिए काफी है, क्योंकि एफआईआर में तो नाम है? देखिए, ये आधार क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेंस पुलिस डायरेक्ट ले सकती है, केस रजिस्टर्ड है, बाय नेम एफआईआर है। एटलीस्ट हम ये फिर भी मैं कहता हूं कि हम ये नहीं कहते कि आप किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल दें, बट आपके पास उसको फोर्सफुली डिटेन करने की पावर है। आप उसको फोर्सफुली डिटेन कर सकते हैं। जब इसने कहा कि वो नोएडा पुलिस के पास गवाही देने या नोएडा पुलिस के पास नहीं आएगा, नोएडा पुलिस ने दूसरा नोटिस करा, नहीं आया, तीसरा नोटिस करा, नहीं आया, तो नोएडा पुलिस ने उस समय क्यों नहीं अरेस्ट करा? नोएडा पुलिस के ऊपर किसका प्रेशर था? बताएं, नोएडा पुलिस किसका प्रेशर था? नोएडा पुलिस के ऊपर सोशल मीडिया पर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटॉर्शन बोलना, एक्सटॉर्शन मनी एक्सटॉर्ट करने वाला बोलना, उसको गाली देना कि आप ये सोचते हैं कि आपकी फेसबुक पर या यूट्यूब पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी फैन फॉलोइंग है, किसी न्यूज चैनल की एंकर को गाली देना, उसको ये बोलना कि धंधे पर लगा दूंगा और इस तरह के वर्ड जो हम बोल भी नहीं सकते नेशनल चैनल पर बैठकर, ये बोलने से बेटर है कि आप नोएडा पुलिस के आगे आते और सारी चीजें बताते। लेकिन नोएडा पुलिस की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूर गलती रही है, और मैं कहता हूं उसी का खामियाजा नोएडा पुलिस के एसओ ने भुगता भी है। उनको ये सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। क्योंकि लेकिन हालांकि एसओ के सस्पेंड होने से कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव मैसेज भी गया कि शायद उसने नाम डाल दिया इसलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई, जबकि एसओ ने नाम नहीं डाला। वहां पर तो फॉरेस्ट के रेंज ऑफिसर भी थी, वहां पर तो एसएचओ से ऊपर एसीपी भी थे जो कि 2 या 3 थानों के थे। जब एसीपी थे तो इसके अंदर लायबिलिटी तो एसीपी की बनती है, और जब एसओ ने नाम डाला या एसओ ने सारी चीजें बताई तो इस मामले में डीसीपी की भी बात हुई, लगातार डीसीपी से संपर्क में थे। कंसर्न डीसीपी से हम लोग भी, पुलिस के एसओ भी, जो मौके पर एसीपी थे वो भी, सब लोग संपर्क में थे। तो फिर गाज एसओ के ऊपर क्यों गिरनी? उसका एक नेगेटिव ये गया कि इसका नाम डाल दिया इसलिए कि ये शख्स बहुत पावरफुल है, इसलिए ऐसा हुआ। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव गया। अगर आप सही थे तो आपको सामने आना चाहिए था। हमारे पास प्राइमा फेसी सारी एविडेंस हैं जो ये कह सकते हैं कि भाई आपका कनेक्शन इस पूरे मामले के अंदर एस्टेब्लिश हो रहा है, और अगर आप ये कहते हैं कि आप इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो आपको आकर खुल के बात तो करनी चाहिए ना। तो फिर ये केस आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे परस्यू करेंगे इसको फिर आप? देखिए, ये नोएडा पुलिस ने फिर इसके अंदर एक गलती करी। जब वेनम की रिपोर्ट आ गई, क्योंकि शुरू में तो कुछ
चैनल्स के लोग भी या कुछ और लोग भी, कुछ बुद्धिजीवी भी या कुछ ऐसे लोग जो इस यूट्यूबर को या इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि भाई उनकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी अगर वो इनको सपोर्ट करेंगे। उनका कोई और मतलब नहीं, उन्हें फैक्ट्स भी नहीं पता, लेकिन वो बैठ जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो वो ये कह रहे थे कि ये जो पकड़ी गई चीज है वो ये कैसे कह सकती है नोएडा पुलिस और पीएफए या कोई ऑर्गेनाइजेशन कि ये वेनम ही है। ये तो प्रूफ हो गया, ये वेनम ही है, तो केमिकल है, ये तो केमिकल पकड़ा गया है। लेकिन जब फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई कि वो वेनम ही था, तो नोएडा पुलिस ने आगे क्या किया, नोएडा पुलिस बताए। फॉरेंसिक लैब से 2 महीने तक रिपोर्ट कलेक्ट नहीं करी नोएडा पुलिस ने। क्यों नहीं करी? इसका मतलब तो आप ठंडे बस्ते में डालकर बैठे थे। आईओ ने कभी ये जहमत नहीं उठाई कि वो फॉरेंसिक लैब जाएं। फॉरेंसिक लैब ने कई रिमाइंडर करे, ये भी हमें अपने सूत्रों से पता चला। फॉरेंसिक लैब ने नोएडा पुलिस को कई रिमाइंडर भेजे कि आपका जो ये केस था, इस एफआईआर नंबर का जो लिक्विड आया था वो क्रैट्स स्नेक वेनम का ही था, क्रैट स्नेक का ही था और वो वेनम आइडेंटिफाई हो गया है, आप उसकी रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। नोएडा पुलिस नहीं गई। नोएडा पुलिस को हो सकता है नोएडा पुलिस के आईओ को लग रहा हो कि किसी तरह तो मामला शांत हुआ है, अब दोबारा ना उठ जाए, वो नहीं गए। हम ये कहते हैं कि आप मीडिया में मत देते, लेकिन आप अपनी सीक्रेट कार्रवाई तो आगे कम से कम जारी रखते ना। जब वेनम मिल गया आपको तो इसके अंदर धाराएं बढ़ाई जा सकती थी। क्यों नोएडा पुलिस ने नार्कोटिक्स एक्ट नहीं लगाया इसके अंदर? हमने नोएडा पुलिस को जब ये पकड़ा था तब हमने कहा था कि इसके अंदर नार्कोटिक्स की सेक्शन बनती है। उनका ये कहना था कि नार्कोटिक्स अभी हम नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर फाइनली रिपोर्ट नहीं आई है, पहले पता तो चल जाए ये वेनम ही है, क्या पता बाद में कुछ और निकले। हालांकि निकलता तो आप सेक्शन हटा देते, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। हम भी एग्री कर गए इस चीज पर कि ठीक है चलिए केस तो रजिस्टर्ड हो ही रहा है, आगे सेक्शन ऐड हो जाएगा। फिर आज तक सेक्शन ऐड क्यों नहीं हुआ? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट का सेक्शन क्यों नहीं इसके अंदर लगाया गया, जबकि सांपों की विष ग्रंथियां निकाली हुई थी? उन विष ग्रंथियों को नोएडा पुलिस आज तक रिकवर क्यों नहीं कर पाई? उनकी बरामदगी क्यों नहीं हुई? वो नोएडा पुलिस बता। और विष ग्रंथि तो मतलब कि ये तो जान है सांप की, अगर आपने निकाल दिया मर जाएगा सांप। विष ग्रंथि सांप का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बेसिकली देखिए वेनम जो बनता है वो विष ग्रंथि के अंदर बनता है। जब आप पूरी विष ग्रंथि को ही निकाल के फेंक देंगे तो उसके अंदर वेनम जो हमारे लिए वेनम है वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो खत्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद सांप की जो डेथ है वो निश्चित है, वो होनी ही होनी है। तो बेसिकली नोएडा पुलिस ने वो भी नहीं करा। हालांकि इसके अंदर नोएडा पुलिस के एक डीसीपी थे जिन्होंने बहुत एक्टिवली काम करा शुरू में, केस रजिस्टर्ड होने के 7-8-10 दिन बाद, पर तब तक सबूत मिट गए थे। तब तक जो कई सारी ऐसी सीसीटीवी फुटेज थी जो खत्म हो गई थी, लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, जिनके फेसबुक पर या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अकाउंट थे वन्य जीवों के संग, वो अंडरग्राउंड हो गए थे। जो लोग इनसे लिंक में थे वो अंडरग्राउंड हो गए थे। कोई भी चीज़ पुलिस के हाथ नहीं आई, फोनों पर बात होनी बंद हो गई। अब 10 दिन बाद आप किसी की रिकॉर्डिंग करें या किसी के फ़ोन टेपिंग पे लगाएं तो आप जानते हैं आजकल बहुत एडवांस ज़माना है, इस तरह इतनी आसानी से कोई हाथ नहीं आएगा। और जो डिजिटली इतना एक्टिव हो उसको आप कैसे पकड़ लेंगे? कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई यूट्यूबर ही था या कोई भी था, कोई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर गलतियां हुई हैं और ये देश के युवाओं गलत चीज पर जाने से रोकता। ये सारा स्टिंग किसी को फंसाने के लिए नहीं था, ये किसी की छवि खराब करना या किसी को जेल भिजवाना या कुछ ऐसा करने के लिए नहीं था। बेसिकली जो वन्य जीवों का अपराध हो रहा था, जो हमारे जो यंगस्टर गलत दिशा में जा रहे थे, ये उनको बचाने के लिए हम लोगों ने किया था। इसमें किसी को फंसाना या कोई जाति रंजिश के तहत नहीं किया गया। नहीं, अब जैसे अब आप जैसे ये सब बता रहे हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद ये चीज़ें मीडिया में भी उठी और इस पर दिखाया भी गया एलविश यादव को लेकर। लेकिन उसके बावजूद भी एलविश यादव का जो कहते हैं ना कि एक तेवर था, वो तेवर बड़ा डिफरेंट था। आपने बताया किस तरीके से लड़कियों को गालियां दी गई, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि हम यहाँ पर बोल नहीं सकते, धमकाया गया कि इस तरह के शब्द, मतलब जिसको मैं कहूँगा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आते हैं। तेरी गुद्दी लाल कर दूंगा, तेरे शरीर को नीला कर दूंगा, शरीर लाल कर दूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, इस तरीके से धमकाया गया। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? क्योंकि आप इस तरह के केसेस को मैं यही आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब ये गुड़गांव में ये इस पूरे मामले को लेकर गुड़गांव पुलिस ने केस रजिस्टर्ड नहीं करा, नोएडा में केस दर्ज होने के बाद गुड़गांव पुलिस हमें टालती रही, उन्होंने मना भी नहीं करा, उन्होंने किया भी नहीं। फाइनली उसके अंदर फिर 156/3 के तहत हमारी तरफ से, हमारे एक एक्टिविस्ट जो थे उनकी तरफ से गुड़गांव की कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई, जो कि अभी वहां प्रचलित है।
उस पिटीशन को दाखिल करने के बाद पीएफए संस्था को या एनिमल एक्टिविस्टों को काफ़ी अब्यूज़ किए गए और जो हमारे जो पिटिशनर थे, पिटिशनर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी को फॉलो किया गया। अब वो इन्होंने करवाया या इनकी आड़ में किसी ने करवाया। जैसे आप देख सकते हैं एक स्मगलर मैंने आपको दिखाया, ये तमंचा जी, ये रवि भटनागर तमंचा नाम से ये फेमस है अपराध की दुनिया में। इसके ऊपर आप ये देखेंगे मुंबई में ये जेल गया है, गाजियाबाद में इसके ऊपर केस रजिस्टर्ड है, ये देखिए दिल्ली के अंदर केस रजिस्टर्ड है इसके ऊपर। दिल्ली की अगर आप देखें तो 4 या 5 एफआईआर हैं जिसके अंदर इस पे केसेस रजिस्टर्ड हैं। ये अभी रिसेंटली इस वन्यजीव तस्कर के खिलाफ एक और केस रजिस्टर्ड हुआ है। ये सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए और उसके बाद ये हम लोगों को पीएफए संस्था को जो पिटिशनर थे उनको या जो इस एफआईआर के अंदर कंप्लेनेंट थे उनको ट्रोल करने लग गया, उनको गालियां देने लग गया, उनको कहने लग गया कि एक्सटॉर्शन का धंधा है। उसको शायद ये लगता होगा कि वो इस यूट्यूबर से जाकर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं दुश्मन का दुश्मन दोस्त और ये सब लोग एक हो जाएंगे। बेसिकली पुलिस ने कई बार इसके घर पे रेड करी, ये फरार है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इधर उधर हमारे फर्जी वीडियो बनाकर ये इस तरह से डाल रहा है और ऑलरेडी इसके ऊपर ये साइबर अपराधों में भी लिप्त है। फर्जी वीडियो बनाना, किसी की आवाज को डब करना, किसी का वीडियो डाल देना, ये इस काम को करता है और उसी के अंदर ये मुंबई में जेल भी गया था और ये वन्य जीव तस्करी के अपराध में पूरी तरह से लिप्त है। तो बेसिकली ये कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं जब आप किसी के ऊपर हाथ डालते हैं। ये तो समीर वानखेड़े को भी फेस करने पड़े थे। अब वो सही थे या गलत थे वो तो कानून बताएगा, लेकिन जो उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े वो कहीं ना कहीं हमारी संस्था या हम इस मामले में सही गलत कैसे सामने आएगा को भी बस, क्योंकि मैंने आपसे सारी चीजें समझ ली, कनेक्शन एस्टेब्लिश क्या क्या है वो भी आपने मुझे बता दिया। जो अभी तक हमारी बातचीत में सारी चीजें एस्टेब्लिश दिख रही हैं, आपका कहना है कि चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं, पर्याप्त प्रूफ्स भी हैं, कम से कम पुलिस को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए, डिटेन करना चाहिए इस मामले में, लेकिन ये हो नहीं रहा, तो होगा कैसे? देखिए, मोहाली के अंदर जब केस रजिस्टर्ड हुआ तो हार्दिक आनंद अभी तक हाथ नहीं आया। भगोड़ा है, अगर आप सही थे तो आप जाएं, मोहाली जाएं। अगर आप कहते हैं कि मुझे गलत फंसाया गया तो आप मोहाली जाइए। आप बार बार कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगा रहे हैं, एंटीसिपेटरी डिसमिस हो गई, ठीक है, एंटीसिपेटरी लगाना आपका कानूनी अधिकार है। आपकी एंटीसिपेटरी डिसमिस हो गई, उसके बाद आप जाकर अपनी अरेस्टिंग दे दीजिए, आप सरेंडर दे दीजिए कि भाई ठीक है, मैं कोर्ट गया था, मुझे कोर्ट में बेल नहीं मिली, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं। अदरवाइज आप हाई कोर्ट जाइए। आप ना हाई कोर्ट गए, आज 2 महीने हो गए, आप हाई कोर्ट भी नहीं गए, आप पुलिस के समक्ष भी नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा कौन सा डर है आपको? यहां भी यही हुआ। ये यूट्यूबर्स या जितने भी लोग थे उनमें से एक भी नोएडा पुलिस के पास नहीं गया। कोई नहीं गया नोएडा पुलिस के पास ये बताने के लिए कि भाई हम निर्दोष हैं। जब आपका कोई दोष नहीं है तो आपको जाना चाहिए था। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं सोशल मीडिया, गाली दे रहे हैं लोग, आप गाली दे रहे हैं, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पीएफए ऑर्गेनाइजेशन को गाली दे रहे हैं। इस तरह की चीजों पे भी पुलिस को मतलब देश स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सबसे वरिष्ठ सांसद को आप ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि एमपी का टिकट लेने के लिए आपने ऐसा करा। एक सीनियर सिटीजन, एक देश की सबसे वरिष्ठ ऑनेबल एमपी को आप गाली दे रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मेरी सोशल मीडिया पर ताकत है। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको सामने जाना चाहिए। आप ये कहते कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है और मैं सारी चीजों को फेस करने के लिए तैयार हूं। हमने कब कहा कि आपको गिरफ्तार करके नोएडा पुलिस जेल भेज दे? ये बात तो मीडिया ने भी नहीं कही। लेकिन जब आप बचेंगे, जब आप भागेंगे, जब आप कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाएंगे, जब आप ये सोचेंगे कि मेरे ऊपर एक्शन ना हो इसलिए मैं कोई रिटेलिएशन करूं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं आप दोषी साबित होंगे। आप जिस तरह की धाराएं इस केस में हैं, उन धाराओं में क्या प्रावधान है? देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अपने आप में बहुत सख्त कानून है। मतलब मैं उन धाराओं की बात कर रहा हूं जिन धाराओं के तहत एल्विश पर का नाम है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पूरी तरह से नॉन बेलेबल है और इसके अंदर 3 से 7 साल की जो जजमेंट अरनेश कुमार वाली जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की, अभी रिसेंटली इसके अंदर कई ऐसी कोर्ट की जजमेंट आई है जिसके अंदर ये कहा गया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंदर बेल नहीं होनी चाहिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बहुत सख्त कानून है। धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51 ये सारे सेक्शन नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं। जो सांप पकड़े गए हैं वो शेड्यूल 1 प्रजाति के हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंदर 3 से 7 साल की सजा है।
7 मतलब मैक्सिमम सजा। जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 यानी कि सबसे ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव, वो जो सेक्शन है वो इसके अंदर ऐड है। कोबरा शेड्यूल 1 का वन्य जीव है, तो जिसके अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वही ऑफेंस है जो ब्लैक बक पर था, वही ऑफेंस है जो टाइगर के ऊपर है। सेम उसी प्रजाति का सांप कोबरा भी है, उसी शेड्यूल का। तो 7 साल की सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। चाहे वो गुड़गांव में केस रजिस्टर्ड हो, चाहे वो मोहाली में हुआ हो, चाहे वो नोएडा में हुआ हो, पूरी तरह से प्रतिबंधित, पूरी तरह, और ये सख्त कानून है। इसी के साथ गुड़गांव में आप वीडियो जब देखेंगे तो वहां पर खुलेआम इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है बुलाकर उसको। ये जो धाराएं हैं ये पुलिस अरेस्ट कर सकती है। पर हम नहीं कहते कि पुलिस अरेस्ट करे, हम फिर भी ये कहते हैं कि पुलिस अपनी जांच करे, पर तरीके से करे, डिटेल पुलिस कम से कम इन्वेस्टिगेट करे। कड़ियां अगर पीएफए जोड़ रहा है या कोई एनजीओ जोड़ रही है तो पुलिस क्यों नहीं जोड़ रही है? क्या पुलिस का ये दायित्व नहीं बनता क्या? पुलिस को भी जोड़ना चाहिए। और अगर आप इस पूरे मामले में लिप्त नहीं है तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप सामने आए, आप कहें कि भाई अपराधी पकड़े जाने चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। भाई रिकवरी तो हुई है ना, तो अपराध भी हुआ है, रिकवरी तो हुई है ना, स्नेक्स मिले हैं ना, वेनम मिला है, वेनम की एफएसएल रिपोर्ट आई है, उसको अब आप केमिकल नहीं कह सकते, उसकी एफएसएल रिपोर्ट है जो प्रूव करती है कि आपने ये क्राइम करा था। मतलब जो बंदे वहां पकड़े गए हैं वो पूरी तरह से लिप्त है, और वो आपका डिस्क्लोजर में नाम ले रहे हैं। तो डिस्क्लोजर में नाम कोई किसी का क्यों लेगा? चलिए हम मान लेते हैं उन्होंने किसी रंजिश के तहत आपका नाम ले भी दिया डिस्क्लोजर में, तो क्या सांपों के संग आपकी वीडियोस नहीं है? क्या रशियन लड़की आपके साथ नहीं है? क्या सारी चीजें वहां पर जो हो रही हैं वो राहुल यादव की बातों की तस्दीक नहीं करते आपके वीडियो? एक और वीडियो इसके अंदर सामने आया बाद में, हम ये मान लेते हैं गुड़गांव के अंदर एक वीडियो आ गया, वो ठीक है, उस चीज को ठीक है, आप ये कहते हैं, आपका कहना था कि मैं किसी के शूट में गया, कोई सिंगर फाजलपुरिया का शूट था, हमने वहां पर स्नेक डाल लिए। हालांकि मीडिया ने इसको एलविश यादव केस बनाया, नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि केवल एलविश यादव इसके अंदर दोषी नहीं थे, इसके अंदर जो सिंगर फाजलपुरिया थे वो भी बराबर के हिस्सेदार थे, जो और यूट्यूबर्स थे जिनके नाम हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे वो भी। और इस पूरे मामले को लेकर गुड़गांव में पिटीशन फाइल्ड है। अगर वहां पर केस रजिस्टर्ड नहीं होता तो हम इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और ये हम जाएंगे ही किसी भी कारण, क्योंकि जो वीडियो है वो क्लियर कट तस्दीक करते हैं हर चीज की। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको अभी नोएडा पुलिस से उम्मीद इसमें नहीं दिख रही है, तो आप इसको वाया कोर्ट परस्यू करेंगे? ये क्योंकि ये तीनों स्टेट का मामला है, ये यूपी का भी है, ये हरियाणा का भी, और ये पंजाब का भी है। तो इस पूरे मामले को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं कि इसमें कोई एसआईटी गठित हो जो इस पूरे मामले की जांच करे प्रॉपर तरीके से। और फिर जो भी है एलविश है, जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है, वो कोई भी हो, देखिए बड़े बड़े लोग जेल गए हैं, ये कोई संवैधानिक पद पे बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति भी जेल गए हैं। आप देखेंगे कितने बड़े बड़े लोग, और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का अपराध है, इससे तो आप कोई भी नहीं बच सकता। ऐसे बहुत से लोग थे जिन पे केस रजिस्टर्ड हुए हैं। तो कोई भी हो, कोई संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी नहीं है, आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो उसकी सजा सबके लिए बराबर है। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने भी कहा कि जिस देश में हम रहते हैं वो देश कानून से चलता है, और इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। नोएडा पुलिस से भी अपील है कि इस मामले में नोएडा पुलिस जिन धाराओं में केस दर्ज है, जैसा कि बता रहे हैं नॉन बेलेबल है, इसमें सही से जांच हो, पूछताछ के लिए बुलाया जाना तो बुलाया जाए। और एलविश से भी अपील है कि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप, मीडिया को गाली देना, लोगों को धमकाना, डराना, ये सब बंद कीजिए। ये देश कानून से चलेगा, आपकी धमकियों से डरेगा नहीं।